हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत दोस्तों लोक प्रशासन पर हमारी सीरीज कंटिन्यू हो रही है, जिसमें आज हम सेशन लेकर आए हैं 28, लेक्चर नंबर 28, जिसमें बात करेंगे लेखांकन। दोस्तों पूरे प्रशासन की सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई बात है दोस्तों, यहाँ पर जो जिस प्रकार से लास्ट सेशन में हमने बजट पर बात की थी, बजट को पूरे विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया था, जिसमें हमने चर्चा की थी कि बजट का महत्व क्यों है और इसकी आवश्यकता कितनी है और विश्व के किस किस देशों को आवश्यकता है। तो जहां पर हमने देखा था कि बजट के बिना कुछ भी संभव, मतलब किसी भी प्रकार से किसी प्रशासन को व्यवस्थित रूप से संचालित करना संभव नहीं है। उसी प्रकार से दोस्तों बजट के अलावा अन्य प्रोसेस एक और भी होती है जिसका नाम है लेखांकन। तो दोस्तों ये लेखांकन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि बजट। चलिए दोस्तों आज समझते हैं कि लेखांकन किस प्रकार से महत्वपूर्ण है किसी भी प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत। किसी भी शासन व्यवस्था के लिए लेखांकन का महत्व क्यों है, इसको पूरे विस्तार से समझेंगे दोस्तों। और इसी के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि लेखांकन एक्चुअल में होता क्या है, उसके अर्थ समझते हुए उसके विभिन्न तथ्यों पर हम फोकस करेंगे। चलिए उससे पहले देख ले दोस्तों, बता दूं जो नए स्टूडेंट है, ये हमारा सेशन फोर्थ यूनिट का लास्ट सेशन होने जा रहा है दोस्तों। इसमें हालांकि लास्ट सेशन अर्थात ये कि ये 28 लेक्चर नंबर 28 है, इसका एक सेशन और होगा। आज हम बात करेंगे फोर्थ यूनिट के थर्ड टॉपिक पर, लेखाओं पर, ठीक है ना, लेखांकन पर बात करेंगे। और इसके जस्ट बाद में दोस्तों, अभी इसके तुरंत बाद ही लगभग 10 से 15 मिनट का गैप होगा, उसके तुरंत बाद में लेखा परीक्षण वाला सेशन भी हम कंटिन्यू कर देंगे। तो आज हम जो है फोर्थ यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे। लेखा एक सेशन अभी जो चल रहा है, इसमें हम लेखांकन की बात करेंगे, लेखा, और दूसरे में बात करेंगे लेखा परीक्षण कि लेखा परीक्षण क्या होता है। क्लियर है? चलिए तो दोस्तों आज के सारांश क्या है हमारा, लेखांकन में हमें किन किन चीजों पर फोकस करना है वो एक बार देख लेते हैं। यहां पर हम 5 बिंदुओं के माध्यम से आज का सेशन कंप्लीट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लेखांकन का अर्थ, उसके बाद लेखांकन का महत्व, लेखांकन के सिद्धांत, पद्धति और आवश्यक तत्व। तो दोस्तों एक एक करके सभी को, अब देखिए दोस्तों ये सारे पॉइंट वाइज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसका बहुत बड़ा रीजन है कि आपके जिस प्रकार से आप यहां पर सेशन देखते हैं, वो जिस प्रकार से आप तैयारी करते हैं, और उसके बाद में दोस्तों देखिए एक पक्ष तो आपका हो गया कि आप किस प्रकार से पढ़ रहे हो, ठीक है ना, और एक पक्ष हो जाता है आपका नोट्स बनाना या आपकी सेल्फ स्टडी, और वहीं पर तीसरा पक्ष होता है आपका आंसर राइटिंग करना एग्जाम के अंदर। और तीनों ही पक्ष अपने आप में महत्व रखते हैं। तो दोस्तों क्यों ना तीनों ही पक्षों को एज इट इज लेके चला जाए, अर्थात कि एक ही वे में लेकर चला जाए, जिससे कि कुछ भी हमें एग्जाम के लिए आंसर राइटिंग की तैयारी करने की आवश्यकता ना पड़े। तो उसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही हम पूरी जो हमारी पीपीटी होती दोस्तों, जो ये प्रेजेंटेशन फाइल होती है, ये आपके सामने उसी तरीके से पेश करते हैं जिस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है एग्जाम में, ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है दोस्तों, तो सबसे पहले आप इस प्रकार से इंडेक्स के रूप में आप अंदर क्या लिखने वाले हैं वो इस प्रकार से सबसे पहले आंसर लिखने के सबसे पहले आप इस प्रकार से शो करेंगे, जिससे एग्जामिनर को पता चलता है कि आपने अपने आंसर राइटिंग में क्या क्या लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से इन 5 बिंदुओं के माध्यम से हम आज का सेशन कंप्लीट करेंगे। चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करना चालू करते हैं। हर प्रत्येक लेक्चर की तरह आज भी दोस्तों हम सेशन को स्टार्ट करने से पहले व्यवहारिक रूप से इसको पहले दिमाग में फिट कर लीजिए, लेखांकन एक्चुअल में है क्या। सुना आप सभी ने है, पता आप सबको है ना, जानते लगभग सभी हैं, लेकिन लिखना कैसे है वहां पर हमारी कलम अटक जाती है। तो जो कलम अटक रही है ना, उसी को हमें कंटिन्यू करना है, उसको समझने के साथ में। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि लेखांकन का इंग्लिश वर्ड क्या है दोस्तों, अकाउंटिंग, ठीक है ना। अब लेखांकन हमें, अब जब भी हम कोई अकाउंटिंग वगैरह कोई कार्य करते हैं या हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, अब रियल लाइफ में भी, तब भी हमें कोई लेखांकन नहीं बोलता है कि यार मैं लेखांकन का काम करता हूं, है ना, मैं लेखांकन कार्य, ये कोई नहीं बोलता, बट क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग का काम कर रहा हूं या अकाउंटिंग सीख रहा हूं, जैसा भी है, ठीक है ना। तो इंग्लिश वर्ड इसीलिए हमें थोड़ा लेखांकन एक अटपटा सा शब्द लगता है, लेकिन अब नहीं लगेगा। अकाउंटिंग को ही दोस्तों यहाँ लेखांकन, हिंदी में लेखांकन बोला जाता है। क्लियर है ना। तो अब अकाउंटिंग से आप तो आपके काफी सारे क्षेत्र जो है क्लियर हो चुके होंगे मस्तिष्क से आपके, कि अच्छा अकाउंटिंग की बात हो रही, तो ये अकाउंटिंग है क्या। दोस्तों अकाउंटिंग और कुछ भी नहीं, बल्कि सीधा सा शब्द ये है कि अकाउंटिंग तो देखिए प्रत्येक क्षेत्र में होता है। प्रत्येक क्षेत्र का मतलब ये हो दोस्तों, चाहे आप व्यक्तिगत लेवल पर देखिए, चाहे आप परिवार के लेवल पर देखिए, चाहे आप पूरे समाज के स्तर पर, या किसी भी संस्था हो जाती है, कंपनी हो जाती है, एक छोटी सी किराने की दुकान हो जाती है, एक पान की गुंडी हो जाती है, हर जगह अकाउंटिंग की जाती है।
बस फर्क इतना होता है कि कोई अपने मस्तिष्क में अकाउंटिंग कर लेता है और कोई रिटर्न में अकाउंटिंग करता है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों हम यहां पर बात कर रहे हैं हम सरकार की अकाउंटिंग की, हम पूरे देश की अकाउंटिंग की चर्चा कर रहे हैं, तो उसे हम उसी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों शासन व्यवस्था में अर्थात किसी भी सरकार में कितना खर्च हो रहा है, कितनी उसकी इनकम है, मतलब कितना उसके राजस्व से पैसा आ रहा है, इन सब का रिकॉर्ड रखना ही सिंपल भाषा में अकाउंटिंग है अर्थात लेखांकन है। क्लियर हुआ है ना भाई। जो पैसा सरकार में आ रहा है और जो सरकार का खर्च हो रहा है उन सबका सिर्फ रिकॉर्ड रखना, याद रखिएगा, सिर्फ रिकॉर्ड रखना ही लेखांकन कहलाता है। इतनी सी बात है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दोस्तों। एक सेकेंड, चलिए तो अब इसको कंटिन्यू करते दोस्तों, इसको कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट भी इसका देखते हुए चलते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है और क्या क्या लिखना है, तो उसके लिए मैं डाटा आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं। ये एक तरह से डाटा है लेखांकन के अर्थ में, बस आप इतना भी लिख देंगे ना तो आपका शानदार काम हो जाएगा। बहुत प्यारा डाटा है और एकदम सिंपल भाषा में मैं एक बार इसको रीड आउट कर देता हूं, जिससे कि आपका और भी क्लियर हो जाए। वैसे तो कोई डाउट नहीं बचना चाहिए, क्लियर है ना भाई। सरकार की हम बात कर रहे हैं तो सरकार के पास में जो आया और जो गया इन सबका रिकॉर्ड रखना यही एक लेखांकन कहलाता है, ठीक है ना। अब आइए शुरू से एक बार स्लाइड आप मेरे साथ आप भी पढ़ेंगे। देखिए, शासन का जो भी व्यय अर्थात खर्च तथा राजस्व और अन्य स्रोतों से, राजस्व मतलब टैक्स वगैरह है ना, टैक्स के माध्यम से सरकार की जो आय हो रही है, अन्य स्रोतों से, और अन्य स्रोत जैसे दोस्तों रेलवे से आय होती है सरकार की, सरकार के अन्य जो भी उद्योग है, सरकारी उद्योग है, उनसे आय होती है, विभिन्न प्रकार की आय होती है। तो उन सभी जहां जहां से भी सरकार की कुल मिलाकर आय हो रही है, वो सब आय, उन सब का रिकॉर्ड रखना ही दोस्तों, इसी व्यवस्था को यहां पर लोक लेखांकन कहा जाता है। क्लियर है। तो लेखांकन के बिना किसी भी व्यक्ति को यह पता नहीं चल सकता कि उसकी वास्तविक आय का क्या हुआ। अब खुद सोचिए, अगर अकाउंटिंग नहीं होगी, अगर लेखांकन नहीं होगा, अगर कितना पैसा आया और कितना पैसा गया इसका रिकॉर्ड नहीं होगा, तो ये बताइए किसको पता चल पाएगा कि कितना पैसा आया था और कितना पैसा खर्च हुआ है, कि पैसा जहां से आना था वहां से प्रॉपर तरीके से आ पाया या नहीं आ पाया, और जो पैसा आया था वो सही जगह पर खर्च हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसकी जांच पड़ताल तो भूल ही जाइए अगर रिकॉर्ड नहीं होगा तो, है ना। तो यही चीज होती है दोस्तों। तो किस मद पर खर्च हुआ है, इन सब के लिए आवश्यक है लोक लेखांकन। क्लियर है ना। तो दोस्तों अब देखिए यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है कि छोटे छोटे हिसाब किताब तो हम अपने मस्तिष्क में रख लेते हैं, अपने दिमाग में रख लेते हैं और याद भी रख लेते हैं। एक इंडिविजुअल अकाउंटिंग के ऐसे अगर इंडिविजुअल अकाउंटिंग हम लेके चले कोई एक व्यक्ति की, तो वो अपने खर्चों को और अपनी आय को वो अपने मस्तिष्क में रख सकता है कि यार इतना पैसा इस बार मुझे आने वाला है और इतना मुझे खर्च करना है, ये सब। लेकिन जब हम बात करें बड़े स्तर की, एक सरकार की बात करें या बड़े बड़े उद्योगों की बात करें, तो वहां पर अपनी स्मरण शक्ति से वो हिसाब किताब बाहर हो जाता है ना। तो इतना डाटा याद नहीं रख सकते, तो उसके लिए ये उसका जो लेखा जोखा है वो व्यवस्थित रूप से रखने के लिए, और उसका ताकि आगे चलकर उसका परीक्षण किया जा सके कि यार जो खर्च हुआ था वो सही जगह हुआ था या नहीं हुआ था। मान लेते हैं कि 10 साल बाद या 15 साल बाद कभी आवश्यकता पड़ जाती है कि हमने 2023 में कितना पैसा कर के रूप में वसूल किया था और कितना हमने खर्च किया था और कहां पर। जैसे मान लें कि सरकार को आवश्यकता पड़ जाए कि यार 2023 में हमने एजुकेशन पर कितना खर्च किया था, 2023 में हमने एजुकेशन पर कितना खर्च किया था, तो यह पता कैसे चलेगा सरकार को? आने वाले भविष्य के 10 साल बाद की बात बता रहा हूं मैं। तो सरकार क्या देखेगी? तो यही तो लेखांकन, ये रिपोर्ट ही तो देखेगी, है ना। तो इसके लिए भी इसकी कुछ विशेषताएं भी होती है लेखांकन की। उन सभी विशेषताओं को अंदर पढ़ने वाले कि लेखांकन एक्चुअल में, ये तो ठीक है, इतना तो हमने समझ लिया है कि लेखांकन होना चाहिए, जिससे हम पूरी तरह से श्योर रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे प्रशासन के अंदर, ये तो हमें समझ आ चुका है। लेकिन अब ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं लेखांकन की, ये होना कैसा चाहिए, चलिए उसको समझे। उससे पहले कुछ विद्वान हैं, 2 विद्वानों को मैं यहां पर लेकर आया हूं, जरा इनकी भी विचार देख लीजिए लेखांकन को लेकर। तो डॉक्टर MP शर्मा साहब बोलते हैं कि लेखा परीक्षण हिसाबों की जांच का नाम है। अब ये तो आप भी जान चुके ये बात तो, है ना भाई। जो हिसाब किताब है उसका नाम तो है,
जो हिसाब किताब है उसकी जांच हो रही, जांच किस आधार पर होगी? रिकॉर्ड के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर, जो रिपोर्ट है हिसाब किताब की उसके आधार पर, है ना। तो यही शर्मा साहब ने बोलने का प्रयास किया है। एक परिभाषा है चार्ल्स वर्थ की कि लेखा परीक्षण यह देखता है कि प्रशासन ने व्यवस्थापिका के प्रावधान के अनुरूप धन खर्च किया है या नहीं किया है। क्या कहने का अर्थ है कि जो लेखा परीक्षण है, जो लेखांकन है, वो लेखांकन ये बताता है, ये इसका खुला जो उजागर कर देता है कुल मिलाकर के उस खर्चे को, कि व्यवस्थापिका अर्थात कि संसद ने जहां पर खर्च करने की बात कही थी वहीं पर पैसा खर्च हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात की जांच करने को ही लेखांकन कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर इसके, कि इसका महत्व क्या है दोस्तों। महत्व क्या है? तो महत्व भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कुछ पॉइंट है यहां पर, 4-5 पॉइंट है मात्र। इन पॉइंटों के माध्यम से मैं इसकी आवश्यकता को बताता हूं और उसके बाद फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग किस प्रकार से होना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी और अच्छी हो जाए और बढ़ जाए, है ना, स्मूथ चल सके। तो दोस्तों इस पद्धति से यह पता लगाया जा सकता है, अर्थात कि जो लेखांकन है हमारा, लेखांकन से यह पता लगाया जा सकता है कि धन का प्रयोग संसद के द्वारा निर्धारित स्थान पर या निर्धारित मद पर ही हुआ है या नहीं हुआ है। संसद ने जिन कार्यों को डिसाइड किया था कि भाई इस कार्य पर हमें यहां इतना खर्च करना है, तो वहां खर्च हुआ या नहीं हुआ, यह कौन बताएगा? भाई आपको लेखांकन ही बताएगा। ठीक है ना। तो वो लेखों के रखने से जो व्यय अधिकारी की ईमानदारी का भी मतलब ये है कि जब हम उसका पूरा रिकॉर्ड रखेंगे आने का और जाने का, है ना, इनकम का और एक्सपेंडिचर का, जब हम एक रिकॉर्ड रखेंगे तो उससे क्या होगा कि जो अधिकारी होंगे ना वो भी सतर्क रहेंगे कि नहीं यार रिकॉर्ड रखा जा रहा है, इसमें ज्यादा धांधली नहीं कर सकते, है ना, धांधली नहीं कर सकते। थोड़ा सा भ्रष्टाचार पे भी इससे रोक लगती है, थोड़े से भ्रष्टाचार पर, है ना, पूरे भ्रष्टाचार पर तो रोक नहीं लग सकती। चलिए थर्ड पॉइंट है कि लेखों के रखने से धन के समुचित और वैधानिक रूप से प्रयोग होने का पता चल जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई, रिकॉर्ड होगा तो हम ये देख पाएंगे कि वाकई में धन का प्रयोग सही जगह हुआ था या नहीं हुआ था, समुचित रूप से हुआ था या नहीं हुआ था। ऐसा तो नहीं है कि जहां पर 1 करोड़ रुपए खर्च होना था वहां पर 10 करोड़ का ये जो है बिल हमारे पास में पड़ा हुआ या 10 करोड़ रुपए वहां फंसा दिए, ऐसा तो नहीं। ये सारी जांचें किसके माध्यम से होगी? लेखांकन के माध्यम से होगी। इसके अलावा लेखों द्वारा व्यय करने वाले अधिकारी जो होते हैं दोस्तों, जो अधिकारी खर्च करते हैं, जिनके द्वारा खर्च किया जाता है, वो अपने जो जूनियर अधिकारी होते हैं ना, जो जूनियर कर्मचारी होते हैं, उनके सामने अपने खर्चों का औचित्य सिद्ध कर पाते हैं कि देखिए, है ना, ट्रांसपेरेंसी सिद्ध कर पाते हैं, ताकि जो उनके जूनियर अधिकारी है वो जब उस जगह पर आए जहां पर वो अधिकारी है तो वो भी उसी ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम कर पाए, ईमानदारी के साथ काम कर पाए। अगला है, इस पद्धति द्वारा धन का अनुचित प्रयोग रोका जा सकता है। एक तरफ से देखा जाए तो भ्रष्टाचार की यहां बात की जा रही है कि भ्रष्टाचार यहां पर रोका जा सकता है ना, ठीक है, कम किया जा सकता है, रोका तो नहीं जाएगा लेकिन कम किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आप रोका जाए लिख सकते हैं, कम किया जाए भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों लेखांकन के कुछ सिद्धांतों की। यहां पर 4 सिद्धांत इसके हैं, इसके अनुसार ही लेखांकन होना चाहिए और बेसिकली होता भी है। कैसे? विवरण विभाग के अनुसार। देखिए अब यहां पर पॉइंटों के माध्यम से अटकने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप समझिए इसको, थोड़ा सा सतर्क रहिए, दिमाग को थोड़ा सा जो है यहाँ शार्प रखना। दोस्तों क्या बता रहा है? विवरण जो है, जो लेखांकन का विवरण होता है वो विभाग के अनुसार होना चाहिए प्रत्येक। अब खुद सोचिए यार कि अगर लेखांकन एक अधिकारी भेट जाए, सभी विभागों जो जितने भी विभाग, आप खुद सोचिए कितने सारे विभाग है गवर्नमेंट में, क्या सारे विभाग के चक्कर लगा करके वहां से रिकॉर्ड ले करके वो आए और वो खुद ही रिपोर्ट तैयार करे? तो क्या बताइए, क्या स्मूथ तरीके से एक अच्छे से क्या वहां पर जो है लेखांकन का कार्य हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। पूरा वर्ष निकल जाएगा, लेखांकन नहीं हो पाएगा। जबकि ये लेखांकन तो प्रतिवर्ष होना चाहिए, वो प्रतिवर्ष होता है ना। भाई बजट बनाना है तो बजट बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? भाई लेखा रिपोर्टों की सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है, जो लेखांकन की रिपोर्टें होती है इसकी सबसे पहले जरूरत पड़ती है। तो कहने का अर्थ यह है कि जितने भी विभाग है वो खुद अपना लेखांकन तैयार कर ले, अपने स्तर पर। फिर उन सभी जो जितने भी आपका लेखांकन बनेंगे, हर विभाग के अलग अलग उन सारे विभागों के लेखांकन की जांच पड़ताल जो है मुख्य अधिकारी करेगा, जो सेंट्रल लेवल पर बैठा हुआ है, अर्थात के
ठीक है ना। तो इस प्रकार से कहा गया है कि विवरण जो है विभागों के अनुसार होना चाहिए। दूसरे में है विवरण वार्षिक होना चाहिए, वार्षिक होना चाहिए। जो विवरण, ऐसा नहीं है कि आपने जो है रिपोर्ट बनाई और 10-15 साल के एक साथ खींच के पटक दी, ये सब लीजिए, या फिर 2 महीने की 4 महीने की बना दी और बना बना के अलग अलग रिपोर्ट आपने पेश कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरे साल का विवरण एक साथ होना चाहिए, जिससे कि इसके आगे कार्य करने अर्थात बजट बनाने के लिए या उसकी प्लानिंग को समझने के लिए आसानी हो सके। जो भी अधिकारी उसको जो है यूज कर रहा है, उसको काम उससे आवश्यकता है, तो उससे वो आसानी से उसको समझ ले और आसानी से उसका डाटा जो उसमें दिया गया है उस डाटे से जो है वो अपनी प्रिपरेशन कर ले आने वाले प्लान के लिए। ठीक है ना। चलिए, व्यवस्थित रिकॉर्ड, जी हाँ साहब, जो भी आप लेखांकन कर रहे हैं, जो रिपोर्ट है उसको व्यवस्थित रखा जाए। दूसरा, विस्तृत विवरण जो है विस्तृत और पूर्ण होना चाहिए, विस्तृत और आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। जहां पर आधी बातें समझ आ रही है, आधी नहीं आ रही है, कुछ पेमेंट आपने डाल दिया, कुछ नहीं डाला, या फिर ऐसा कह दिया जाए कि आपने खर्चा बताया है 10 करोड़ रुपए का और वहां पर जो आपने बिल चिपकाए उसके साथ में वो 1 या 2 या 5 करोड़ के चिपकाए हुए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए साहब। जितने वहां पर बिल दिख रहे हैं, जो ट्रेजर दिख रहे हैं, वो उतने के बराबर ही होना चाहिए जितना कि आपने रिपोर्ट में सेक्शन किया है। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से 4 बिंदु के माध्यम से मैंने डाटा भी दिया आप लोगों को, वैसे बेसिकली व्यवहारिक रूप से समझा दिया है। अब ये डाटा है, इसको एक एक बार पढ़ लेते हैं जिससे आपका ये कंसेप्ट पूरे क्लियर होते चले। विवरण विभाग के अनुसार, दोस्तों फोकस करिए इस पर, है ना, थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं यहां पर ताकि थोड़ा फटाफट क्लास हो जाए, क्योंकि इसके तुरंत बाद में हमें इसका सेकंड पार्ट भी लेना है दोस्तों, जिसमें अंकेक्षण की बात करेंगे, लेखा परीक्षण की बात करेंगे, है ना। वो सेशन इससे भी ज्यादा बड़ा है, तो इस कारण थोड़ा सा स्पीड से चल रहे हैं, थोड़ा सा सहयोग आप भी करें, समझते हुए चलिए जल्दी से। विवरण विभाग के अनुसार लेखांकन इतना सरल और व्यवस्थित होना चाहिए, लेखांकन जो है इतना सरल और व्यवस्थित होना चाहिए कि कई वर्षों के बाद भी उससे जानकारी आसानी से प्राप्त कर सके। क्लियर है ना। तो इसके लिए आय व्यय का लेखांकन प्रत्येक विभाग को तैयार करना चाहिए। क्लियर है भाई, कोई अपना काम किसी और के सर पे न डाले, अपना काम स्वयं करे। तो इसीलिए कहा गया है कि साहब समय से पहले जो है प्रत्येक विभाग अपना अपना काम करके अर्थात अपनी अपनी लेखांकन की रिपोर्ट बना करके तैयार रखे। जब हम बोलेंगे तो फट से आपको जो है उसको प्रस्तुत करना है, जिससे कि हमारे जो अधिकारी है सीओ सेंट्रल लेवल पर बैठे हुए, वो उसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर सके। क्लियर है ना। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण भी दिया गया यहां पर, जैसे कोई विदेशी विभाग है, तो उसने पूरे वर्ष में कितना धन खर्च किया है, या सुरक्षा मंत्रालय है, उन्होंने कितना खर्च किया है, किस मद पर खर्च किया है, ये सारी रिपोर्ट तैयार होना चाहिए। रेल विभाग से कितना पैसा आया है, इसकी पूरी रिपोर्ट होना चाहिए। तो हर विभाग अपनी अपनी रिपोर्ट बना करके प्रस्तुत करे, जिससे कि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और कार्य करने में आसानी हो। अगला है जो विवरण है वो वार्षिक होना चाहिए। जी हाँ, लोक लेखांकन में आय व्यय का अर्थात इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रिपोर्ट होती, जो विवरण होता है, जो लेखा जोखा होता है, जो लेखा तैयार किया जाता है, उसका वार्षिक होना बहुत आवश्यक है। आय व्यय का वार्षिक विवरण रखना केवल सरल और सुगम ही नहीं है, बल्कि व्यवस्थित होने के कारण ये बजट के निर्माण में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। बजट का निर्माण दोस्तों इस पर ही आधारित होता है, ये समझ लीजिए, है ना। लेखांकन के आधार पर ही बजट बनाया जाता है। चलिए आगे हम बात करेंगे लेखांकन के सिद्धांतों की। किसकी दोस्तों? लेखांकन के सिद्धांतों की। तो यहां पर भी हम दोस्तों जो है कुछ माफ करना, 2 पॉइंट और बच गए थे हमारे सिद्धांतों के। तो सिद्धांत में से व्यवस्थित रिकॉर्ड, एक व्यवस्थित रिकॉर्ड हो, एक है विस्तृत और पूर्ण हो। क्लियर है ना। चलिए तो व्यवस्थित रिकॉर्ड, इसमें अब कुछ बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। व्यवस्थित रिकॉर्ड, भाई रिकॉर्ड व्यवस्थित रखा जाना आवश्यक है, पूरे वर्ष नहीं बल्कि कई सालों तक इसका व्यवस्थित होना जरूरी है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था आपको कि अगर 10 साल बाद भी इस रिकॉर्ड की आवश्यकता हुई आपको, तो आप उस रिकॉर्ड को कहां ढूंढने जाएंगे? अगर व्यवस्थित रूप से रखा होगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसी अवस्था में दोस्तों आंकड़े सरलता से उपलब्ध होना चाहिए। कभी भी भविष्य में कभी भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि हमेशा नई योजनाएं और नई समस्याएं हमेशा भविष्य के गर्त में छुपी हुई है ना। तो इस कारण से इसका रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से रखा होना आवश्यक है। अगला है जो विवरण है वो विस्तृत होना चाहिए और पूर्ण होना चाहिए, अर्थात ये कि लोक लेखांकन एक महत्वपूर्ण पक्ष, इसका महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि लेखांकन जो है शासन के संपूर्ण आय व्यय का होना चाहिए। भाई पूरे शासन, पूरे देश के पूरे प्रशासन में जितनी उसकी आय हुई है और जितना व्यय हुआ है उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। इसका लेखांकन पूर्ण और पूरा विस्तृत भी होना चाहिए। क्यों खर्च किया गया, क्यों पैसा आया,
कहां खर्च किया, कहां से आया, किस प्रकार खर्च किया, किस प्रकार आया, किन मदों पर खर्च हुआ है, किन किन मदों से पैसा आया है, इसका पूरे विस्तार से वर्णन होना आवश्यक है। किसमें? लेखांकन के अंतर्गत। क्लियर है? तो इस प्रकार से लेखांकन के सिद्धांत पर भी हमारा डिस्कशन हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे दोस्तों अब भारत में लेखांकन पद्धति। अब ये थोड़ा सा आप अच्छे से समझिए कि इंडिया की अब हम बात कर रहे हैं कि इंडिया में जो हमारे लेखांकन अर्थात जो अकाउंटिंग होती है वो किस प्रकार से अकाउंटिंग होती है उसको समझिए दोस्तों। उसमें भी हमें ये 4 बिंदु फॉलो करने हैं। 4 बिंदु। सबसे पहले प्रारंभिक प्रविष्टि, इनिशियल जो एंट्री होती है, नाम से ही स्पष्ट हो रही है इनिशियल एंट्री, सबसे पहली जो शुरुआत में जो एंट्री होती है डायरेक्ट, उसकी बात हो रही है। अगला लेखों का वर्गीकरण, लेखों का वर्गीकरण। भाई जो रिपोर्ट आप बना रहे हैं अर्थात ये समझिए कि जो अकाउंटिंग कर रहे हैं ना वो अकाउंटिंग का वर्गीकरण मतलब अलग अलग होना चाहिए। सबको मिक्स मत कीजिए, सबको मिक्स मत कीजिए। भाई जैसे फॉर एग्जांपल की अगर हम व्यक्तिगत लेवल, जैसे आपके ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप एग्जांपल लिया जाए कि आपका एग्जांपल की जैसे मान लीजिए कि सुबह से लेकर शाम तक आपने जो है आपका पेन खत्म हो गया, आप पेन लेकर आए, ठीक है, उस पैसे को डाल दिया आपने। उसके अलावा आपके हो सकता है कि आपके मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, लेकिन अब आपको ऑनलाइन क्लास देखनी थी तो आपने रिचार्ज भी करवा लिया। उधर मम्मी की आवाज आती है कि बेटा सब्जी खत्म होगी, सब्जी लेकर आ जाओ बाजार से। आप सब्जी लेकर आ गए, शाम को दूध लेकर आ गए। उसी के साथ साथ में दोस्तों आपने जो है LIC की इंस्टॉलमेंट भी आज ही पे कर दी। तो अब देखिए कितने कार्य मिक्स हुए। एक तो आपका स्टडी से रिलेटेड आपका इन्वेस्टमेंट हुआ या जो भी व्यय हुआ, खर्च हुआ। उसके अलावा जो घर से संबंधित सब्जी दूध इसमें खर्च हुआ वो एक अलग हो जाता है। आपने LIC का पेमेंट किया वो खर्च अलग हो जाता है। तो यहां पर कहने का उद्देश्य ये है सेकंड में लेखों का वर्गीकरण में कि भाई आप जो जिसका जो प्रकृति है, खर्च की जो प्रकृति है ना, उस प्रकृति का अलग अलग लेखांकन कीजिए। विभागों का तो हर विभाग अपना अपना करेगा वो ठीक है, तो उन विभागों को ही बोला जा रहा है कि भाई आप भी जो लेखांकन कर रहे हैं ना, जो रिपोर्ट आपकी है ना, उस रिपोर्ट में स्पष्ट दिखना चाहिए कि आप इतना पैसा दूध में खर्च हुआ, इतना सब्जी में, इतना पेन लेने में, इतना मोबाइल रिचार्ज करने में या इतना LIC का पेमेंट करने में। अलग अलग रिपोर्ट बननी चाहिए, एक ही रिपोर्ट के अंदर अलग अलग एंट्री होनी चाहिए। क्लियर हुआ है ना? उसके बाद में दोस्तों संकलन। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा हूं, संकलन। संकलन का मतलब यह हुआ है कि आपने अलग अलग सबको बिखेर के रख दिया, सबको बिखेर दिया, अलग अलग कर दिया, है ना। अब उस सभी खर्चों को आपने जो वर्गीकृत किया है, सबको अलग अलग किया है, तो उन सारे खर्चों का जो है अब संकलन कौन करेगा? पता, आपने रिपोर्ट तो दे दी है। जैसे मान ले कि एक विदेशी विभाग से जो फॉरेन डिपार्टमेंट है वहां से रिपोर्ट आ चुकी है, ठीक है ना, अकाउंटिंग की एक रिपोर्ट आ चुकी है। उसके अलावा किसी अन्य विभाग से जो है, जो सुरक्षा मंत्रालय की बात करें तो सुरक्षा मंत्रालय से आ चुकी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से आ चुकी है, अलग अलग सभी डिपार्टमेंटों से जो है अब सेंट्रल लेवल पर अब केक के सामने वो सारी रिपोर्ट आ चुकी है सभी डिपार्टमेंटों की। अब क्या होगा भाई, क्या करेगा? क्या सारी रिपोर्टें ही ऐसे प्रकाशित कर देगा या फिर सुरक्षा के साथ बना के रख लेंगे? नहीं। अब क्या होगा कि जितने विभागों की रिपोर्टें आई है उन सारी रिपोर्टों में अब खर्चे देखेंगे भाई, किस किस ने दूध में कितना कितना खर्च किया है, किस किस ने मोबाइल रिचार्ज में कितना कितना खर्च किया है। तो सभी जितने भी विभाग थे सबका एक जैसा दिखने वाले खर्चे को अब जो है सेंट्रल लेवल पर एक रिपोर्ट के अंदर उसको संकलित किया जाएगा, एक साथ डाला जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि सारे विभागों के जितने भी अकाउंटिंग थी या लेखांकन था, उन सारे लेखांकनों का अब एक ही रिपोर्ट बनने वाली है। अब उस एक रिपोर्ट में भी ये दिखाना होगा कि ये इस प्रकृति का खर्चा है, ये इस प्रकृति का और ये इस प्रकृति का, अलग अलग दिखाना पड़ेगा उसको। क्लियर हुआ कि नहीं दोस्तों? ये बताइए। वार्षिक संकलन, तो वार्षिक संकलन भी संकलन का ही दूसरा रूप है। एक ईयर वाइज जो है वहां पर संकलन उसका होना चाहिए, एनुअल कॉम्प्लेशन होना चाहिए। क्लियर है? तो अब दोस्तों इन चारों संकलनों को अब आप माफ करना, चारों को जो है अब थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं। व्यवहारिक रूप से मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं, आपको समझ आ चुका है कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है। चलिए सबसे पहले प्रविष्टि, प्रविष्टि है ना, प्रारंभिक प्रविष्टि मतलब शब्द थोड़ा सा अजीब है। अजीब इसलिए है क्योंकि हम इससे पहले पढ़ते नहीं है शब्दों को, पहली बार कोई शब्द पढ़ने को मिलता है तो हमें थोड़ा अजीब लगता है ना। तो दोस्तों अब देखिए, भारत में लेखांकन की प्रारंभिक इकाई क्या है भाई? कोश है। अरे भारत में क्या, पूरे विश्व में जो प्रारंभिक इकाई होती है वो कोश ही होती है, अर्थात पैसा, धन, धन। क्लियर है? अब संघ तथा राज्य
मतलब केंद्र और राज्य सरकार की यह बात हो रही है, सरकारों के भुगतान के लेखे जो है वो अलग अलग शीर्षकों और उप शीर्षकों के अंतर्गत रखे जाते हैं। और जो अलग अलग शीर्षकों में रखे गए हैं, जो अलग अलग एंट्री हुई है, वही इनिशियल एंट्री कहलाती है। पहली बार जो इनिशियल एंट्री होती है ना, वही इनिशियल एंट्री कहलाती है। अरे यार, आपने कहीं पर देखा होगा, जैसे कहीं पर भी गए होंगे तो एक, जैसे आपने किसी कोचिंग संस्थान या कहीं कॉलेज में ही आपने एडमिशन फीस पे की होगी, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, कोई आपको पक्का बिल तो देता नहीं है। चलिए पक्का बिल ही मान लेते, कोई किसी ने आपको एक जो है एक फाइनल एक रिसिप्ट दी या कोई बिल दिया, तो वो तो लेखांकन नहीं होगा ना। वो क्या है कि वो डेली जो एंट्री हो रही है, उस डेली एंट्री की जो एंट्री हुई आपकी इनिशियल लेवल पर, आपने पेमेंट किया, आपको रिसिप्ट मिली, वो जो रिसिप्ट है ना, वही उनके लिए इनिशियल एंट्री है। अब वो जो उनके पास में उसने जो रिसिप्ट दी, उसका जो रिकॉर्ड है, अब वो रिकॉर्ड उनके लेखांकन में काम आएगा। ठीक है ना। तो इनिशियल एंट्री कौन सी हो गई, जो आपने कॉलेज में पेमेंट किया, फीस पे की और वहां से आपको रिसिप्ट मिली, वो उनका क्या हुआ, इनिशियल एंट्री होगी। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा और बड़ा कर दीजिए। अब शासन प्रशासन मतलब देश के स्तर पर सोचिए। तो अब यहां पर केंद्र की बात करें या राज्य की बात करें, तो इन सरकारों के भुगतान के जो लेखे हैं, जो लेखा जोखा है, उनका अलग अलग शीर्षकों में दिया जाता है। अलग अलग उनके उप शीर्षक भी होते हैं। शीर्षक होंगे, उसके फिर उप शीर्षक। इसमें का मतलब क्या हुआ, शीर्षक का मतलब यह हुआ कि आपने जो है अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वही वापस लेते हैं कि आपने एक मोबाइल रिचार्ज किया और आपने पेन लिया, उसके अलावा आपने कोई बुक भी ली, कोई नोट्स ली या स्टडी से संबंधित कुछ भी आपने लिया। अब वहां पर क्या होगा दोस्तों, एक पहला जो शीर्षक होगा वो होगा स्टडी का, है ना, कि भाई स्टडी के लिए ये खर्चा हुआ है, उसमें बहुत सारा खर्चा दिख रहा है। अब उसके अंदर भी भाई इसने पेन में इतना खर्च किया है, मोबाइल रिचार्ज में इतना खर्च किया है, किसी कोचिंग संस्थान में एडमिशन लिया या किसी की नोट्स परचेस की है तो उसमें इतना खर्च किया है, वो आपके उप शीर्षक हो जाएंगे। क्लियर है ना। चलिए इसके बाद में सेकंड पॉइंट हमारा क्या था दोस्तों, लेखों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। भाई अकाउंट का क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे कि देखिए भारत में यहां पर 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है अकाउंट को। किस प्रकार, कौन कौन से में दोस्तों, तो एक होता है राजस्व में। किसमें, राजस्व में। एक तो इसे राजस्व में डिवाइड किया गया है, एक पूंजी लेखों में डिवाइड किया गया, एक ऋण लेखा और एक विप्रेशन। अब देखिए एक एक को समझिए अच्छे से। भाई राजस्व लेखा क्या होता है, राजस्व लेखा का मतलब सिंपल समझिए, एकदम आसान शब्दों में, सरकार के पास में वास्तविक रूप से जो पैसा आया और जो पैसा गया, नगद, है ना, नगद पैसा जो आया और जो गया, उसको ही हम यहां पर राजस्व बोलेंगे, राजस्व बोलेंगे। तो राजस्व लेखा के अंतर्गत किसकी एंट्री होगी दोस्तों, जो पैसा सरकार के पास है ना प्रत्यक्ष रूप से आया, प्रत्यक्ष रूप से मतलब कि इनका कर के रूप में अर्थात टैक्स के रूप में आया या अन्य स्रोतों से आया, इसके अलावा जो वास्तविक रूप से खर्च हुआ है सरकार का, उसको हम यहां बोल देंगे राजस्व लेखा में, इसमें एंट्री डाल देंगे। इसके अलावा जब पूंजी लेखा की बात करेंगे तो दोस्तों पूंजी लेखा में बात की जाएगी कि आपने कितना ऋण दिया है, कितना लोन दिया है, कितना ऋण दिया है, किसी को जो ऋण दिया आपने उसकी एंट्री यहां पर होगी। इसके अलावा जो हमने पैसा बचा कर रखा था, अर्थात जो संचित धन था हमारे पास में, उस धन में से खर्च किया गया खर्च किया गया धन, जो हमारे पास बचा हुआ पैसा था उसमें से कितना खर्च किया है, उसकी एंट्री यहां पर होगी। नहीं समझ आया भाई, कितना पैसा दिया, कितना पैसा आपने लोन के रूप में दिया, और जो हमारे पास पैसा बचा हुआ था, लोन दिया तो किसमें से दोगे आप, भाई किसी से मारते कर, किसी से और से पैसा लेकर के तो आप लोन दोगे नहीं। लोन किस प्रकार दोगे, भाई जो आपके पास पैसा होगा तभी आप लोन दोगे ना। तो जो संचित धन था आपका, उस संचित धन में सब कितना पैसा बचा हुआ है, वो सारी एंट्री यहां पर हो जाएगी पूंजी लेखा में। इसके बाद आता है दोस्तों एक ऋण लेखा। अब यहां पर आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा ना, ये सेकंड वाला ये थर्ड में उठा के मत डाल दीजिएगा, यहां पर कंफ्यूज मत हो जाइए। ऋण लेखा में दोस्तों यहां पर उन रसीदों और भुगतानों का वर्णन होता है जिनमें सरकार को या तो कुछ देना होता है या कुछ लेना होता है। तो ऋण लेखा में सिर्फ और सिर्फ उसी की एंट्री की जाएगी जिसमें या तो ऋण सरकार ने लिया है तो उसका पेमेंट करना है, या फिर सरकार ने ऋण दे रखा है तो उसका पेमेंट लेना है। सिर्फ इसकी बात हो। क्लियर है ऋण लेखाओं में, है ना। अब उसके बाद में एक लास्ट आ जाता है विप्रेशन, जिसको हम रिमिटेंस बोलते हैं। रिमिटेंस मतलब ये होता है कि भूल चूक, लेनी देनी,
जो बच गई हो, रह गई हो, इन ऊपर के तीनों राजस्व, पूंजी और ऋण लेखाओं में जो रह गया हो, जो छूट गया हो, वो रिमिटेंस में आखिरी में आ जाएगा। क्या क्लियर हुआ दोस्तों? क्लियर हुआ ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्लियर हुआ है तो अगला है संकलन। संकलन कॉम्पिलेशन। तो मैं आपको वर्गीकरण बता ही चुका हूं, सभी का अलग अलग वर्गीकरण होना चाहिए, सभी खाते अलग अलग बटे होना चाहिए। एक बार पढ़ भी लेते हैं। वर्गीकरण के बाद में अलग अलग बटने के बाद में संकलन, माफ कीजिएगा संकलन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो संकलन का इस तरह आता है, जी हाँ भाई, बिखेर तो दिया आपने, अब उसको समेटना भी पड़ेगा ना। आपका काम था बिखेरना, अलग अलग प्रकार से आपने बना दिया। आपने नहीं बनाया, आपने आपकी रिपोर्ट तैयार की, उसने उसकी रिपोर्ट तैयार की और उसने उसकी रिपोर्ट तैयार की, लेकिन सारी रिपोर्ट तैयार होकर के एक व्यक्ति के पास आ गई। अब उन सारी रिपोर्टों की एक रिपोर्ट बनाने का जो कार्य करेगा, उसी कार्य को हम यहाँ संकलन कहेंगे, ठीक है ना। तो वर्गीकरण के बाद संकलन का स्तर आता है। संकलन से पहले लेखों का परीक्षण करते हैं, ठीक है ना भाई। जो रिपोर्टें आई है उन रिपोर्टों का परीक्षण होगा अच्छे से संकलन से पहले, ठीक। उसके बाद संकलन सरकार के पास भेज दी जाती है। सिंपल सी बात है भाई, सारी जितनी भी रिपोर्टें आई थी, जितने भी संकलन माफ करना, जितने भी लेखांकन आए थे अलग अलग विभागों से, उन सभी लेखांकनों का एक लेखांकन बना दिया गया है, बना करके सरकार के पास भेज दिया गया है। दैट इज कॉल्ड कॉम्पिलेशन। क्लियर है? चलिए अगला है दोस्तों यहां पर वार्षिक संकलन अर्थात एनुअल कॉम्पिलेशन। तो इसका मतलब क्या हो कि यह लेखांकन का आखिरी चरण होता है। इसमें सरकार के सभी लेखों का वार्षिक संकलन किया जाए। सभी लेखों का, जितने भी लेखे हैं, जो भी खर्चा आना जाना, टोटल जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है, उस सब का वार्षिक अर्थात ईयरली, मतलब एक पूरे साल का एक लेखा जोखा होगा, पूरा विवरण होगा। उस लेखे में केंद्र व राज्य सरकारों के गत वर्ष के लेखों का दिग्दर्शन, उनके शेष धन तथा शेष दायित्व का सारांश में दिखाया जाता। इस प्रकार महालेखा परीक्षक संपूर्ण देश की वित्तीय व्यवस्था को अपने लेखों द्वारा स्पष्ट कर देता है। क्लियर है क्या दोस्तों? महालेखा परीक्षक की इसमें अहम भूमिका होती है। और जिस बार बार जो मैं आज शब्द का इस्तेमाल कर रहा था कि सभी रिपोर्टें जिस व्यक्ति के पास आएगी, जो व्यक्ति सबका संकलन करके एक रिपोर्ट तैयार करेगा, वो महालेखा परीक्षक ही होता है, जिसे हम इंग्लिश में कैग बोलते हैं, शॉर्ट में कैग बोलते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए तो फिर अब लास्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। लास्ट में हम समझेंगे इसके आवश्यक तत्व, और वो आवश्यक तत्व भी दोस्तों हम 5 तत्वों पर यहां चर्चा करेंगे। थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से यहां समझते चले, ताकि अंदर स्लाइड में हमें ज्यादा टाइम देने की आवश्यकता ना पड़े। बस इसको ना व्यवहारिक रूप से समझते चलिए यार। जो डाटा मैं आपको प्रोवाइड करता हूं वो बहुत ही सटीक होता है, बहुत प्यारा डाटा होता है, एकदम इजी लैंग्वेज में होता है। अगर एक बार आप उसको समझ लेंगे ना, तो उसको पढ़ना और पढ़ करके उसे याद रखना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। मैं जानता हूं किताबों से जो है पढ़ तो लेते हैं, हम समझ भी लेते हैं, परंतु उसको याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर उसी बात की यहाँ पर विशेषता है हमारी, कि जिस प्रकार से मैं आपको समझाता हूँ, समझाने के बाद जो डाटा देता हूँ आपका, उसका विशेष प्रभाव रहता है और वो डाटा आपको याद हो ही जाता, रह जाता है ना। चलिए सबसे पहला है कि लेखाओं का केंद्रीकरण। भाई जो लेखाएं हैं, जो भी रिपोर्टें हैं, जितने भी लेखा जो कार्य किया गया है, लेखांकन का, अकाउंटिंग का जो कार्य किया गया है, एक अकाउंटिंग के लिए अलग अलग व्यक्ति नहीं होना चाहिए। एक अकाउंटिंग का कार्य अलग अलग व्यक्तियों को नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि ये कि ये सारा जो कार्य है ना, ये एक ही व्यक्ति के हैंडओवर होना चाहिए। इससे क्या होगा भाई, अगर सारा कार्य एक व्यक्ति के अधिकार में होगा तो उसमें एक प्योरिटी आएगी, एक दायित्व की भावना आएगी, उत्तरदायित्व की भावना आएगी। उसकी एक फील होगा कि यार ये मेरी जिम्मेदारी है कि गलत ना हो जाए। और अगर एक से ज्यादा अगर इसके जिम्मेदार होंगे तो क्या होगा, अपनी गलती वो उसके सर पे ढोलेगा, उसकी गलती उसके सर पे ढोलेगा, उसकी गलती वो उसके सर पे ढोलेगा। कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होगा। इसलिए यहां पर आवश्यक है कि एक ही अधिकारी को यहां नियुक्त किया जाना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि लेखाओं का केंद्रीकरण हो, केंद्रीकरण हो, है ना, एक ही व्यक्ति हो, जिसे कि भारत में व्यवस्था की भी गई है केक के रूप में। ठीक है, चलिए अगला है राजस्व लेखांकन। जी हाँ, सरकार के जितने आय व्यय है उसका लेखांकन एकदम क्लियरिटी के साथ में होना चाहिए, जैसा कि हम डिस्कस कर भी चुके हैं। आवश्यकता तो भाई, इसलिए थोड़ा सा डाटा अब मिलता जुलता आपको दिखाई देगा यहाँ पर। व्यय लेखांकन, भाई राजस्व का लेखांकन आपने कर लिया, कितना पैसा पूरा आया। अब आपके जो खर्चे हुए हैं ना, उन खर्चों का भी लेखांकन एक व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत होते हुए चलना है। राजस्व की जब हम बात करेंगे तो जो पैसा आया है
उसकी तो आपने एंट्री कर ली, लेकिन वर्गीकृत रूप में आपको एंट्री करनी है कि इतना पैसा इस प्रकृति से आया है, मतलब इस प्रकार के हमारे इन्वेस्टमेंट से आया है, या हमने लोन लिया है, या जो भी हुआ है जहां से पैसा आया, तो उसकी एक प्रकृति दिखाते हुए अलग अलग एंट्री होनी चाहिए एक रिपोर्ट के अंदर, जैसा कि राजस्व का लेखांकन किया गया है। उसके बाद अगर व्यय की लेखांकन की बात करें तो व्यय लेखांकन मतलब जो आपका एक्सपेंडिचर हुआ है, जो खर्च हुआ है, उस खर्च की कैटेगरी अलग अलग होनी चाहिए उस रिपोर्ट के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद बात करें दोस्तों तो कोषों का वर्गीकरण, जो कोष है उन कोष का भी वर्गीकरण, अलग अलग कोष के अलग अलग संचित धन जो होता है उन सब की बात करेंगे हम, ठीक है ना। नेक्स्ट लास्ट है दोहरी लेखांकन। दोहरी लेखांकन मतलब ये कि अब जो भी पैसा आ रहा है या जो खर्च कर रहे हैं उसकी डबल एंट्री आवश्यक हो। और अगर आपको अकाउंटिंग का थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो तो शायद आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में जो अकाउंटिंग होती है वो दोहरी प्रकृति की होती है, अर्थात ये कि डबल एंट्री होती है। तो डबल एंट्री आवश्यक है ताकि एक एंट्री जो है आपके पास रह जाए और एक एंट्री उच्च अधिकारी के पास पहुंच जाए, सरकार के पास पहुंच जाए, जिससे वो अपना निष्कर्ष निकाल सके, उसकी ट्रांसपेरेंसी का ध्यान रख सके। क्लियर है ना। चलिए तो अब एक एक करके इनको कंप्लीट करते हैं। इसी के साथ हम सेशन को भी समाप्त करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में तुरंत बाद में ही दोस्तों है ना, आप लोग से 15-20 मिनट का टाइम दूंगा। उसके बाद में तुरंत से फिर वापस से इसका सेकंड पार्ट, मतलब कि लेक्चर नंबर 30, 29 या 30 जो भी होने जा रहा है ना, वो स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम लेखा परीक्षण की बात करेंगे, केक की बात करेंगे, है ना। वो सेशन भी वो शानदार होने वाला है। बस कारण यही है कि जल्दी देने का, कि आप लोगों का एग्जाम चल रहे हैं और चूंकि कल हम आपको लेक्चर दे नहीं पाए थे किसी कारण से, और कुछ ना कुछ कारण तो आते ही रहते हैं, कुछ कुछ समस्याएं तो आती ही रहती है ना। तो इस कारण से कल छुट्टी हो गई थी, इसलिए मैं आपको आज डबल लेक्चर दे रहा हूँ। और अब जब तक ये लोक प्रशासन वाला पार्ट कंप्लीट नहीं होता है, मैं आपको डबल लेक्चर ही दूंगा, डेली आपको डबल लेक्चर ही मिलेंगे। क्लियर है ना। बस आप लोगों का सहयोग बना रहा तो इसको 3 दिन के अंदर तो इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, लेखांकन के आवश्यक तत्वों के अंतर्गत लेखाओं का केंद्रीकरण। लेखाओं का केंद्रीकरण जैसा कि अपन ने अभी बात की थी कि सभी वित्तीय अभिलेखों और वित्तीय प्रतिवेदनों को तैयार करने का उत्तरदायित्व एक ही अधिकारी का होना चाहिए, एक ही व्यक्ति का होना चाहिए। इससे क्या होगा, इसका लाभ क्या होगा कि जो सभी जितने भी लेखे हैं अर्थात जो अकाउंट है वो आसानी से उनका समन्वय किया जा पाएगा ना, आसानी से उनका समन्वय किया जा सकेगा, उनको आसानी से समझा जा सकेगा। एक ही स्रोत से आय और व्यय की पूरी जानकारी मिल जाएगी, एक ही व्यक्ति से, अलग अलग दूर दूर नहीं भटकना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा राजस्व लेखांकन की जब बात करते हैं तो राजस्व मदों को जो सरकारी जहां पर जो सरकारी स्तर पर खर्च हुआ है उसको, और गैर सरकारी खर्चों को अलग अलग रखना चाहिए। सिंपल सी बात है ना, सरकार का जो खर्च हुआ है भाई सरकारी रूप से, भाई आपने जो सैलरी दी है ना, चलो ऐसी बात नहीं करेंगे, ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप। सरकारी खर्च और गैर सरकारी खर्च, दोनों खर्चों को अलग अलग बताना सही है गलत है? करेक्ट है। यही तो बोल रहा है कि राजस्व लेखांकन होना चाहिए। राजस्व की जो निधि है, निधि के द्वारा से जो पैसा आया, राजस्व की निधि से जो पैसा आया है वो, और अन्य जो निधियों से या अन्य स्रोतों से जो पैसा आया है वो अलग अलग होना चाहिए। ये तो पता कैसे चलेगा कि हमारा रेल घाटे में चल रहा है ना। भाई रेलवे का घाटा भी पता चलना चाहिए, तो उसके लिए रेलवे का अलग रिपोर्ट होनी चाहिए हमारे पास में, फैक्ट्रियों की अलग रिपोर्ट होनी चाहिए, या उसी प्रकार से अन्य जो स्रोत हैं हमारी सरकार की आय के, वो सारे स्रोत अलग अलग होना चाहिए। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट पे बात करेंगे। अगला है व्यय लेखांकन। मतलब सिंपल सी बात है, व्यय लेखांकन की जो खर्च हो रहे हैं उनकी भी कैटेगरी वाइज रिपोर्ट होनी चाहिए, अलग अलग स्रोतों पर जो अलग अलग मदों पर जो खर्चा हुआ है उन सबका अलग अलग रिकॉर्ड होना आवश्यक है। चलिए अगला है कोषों का वर्गीकरण। भाई कोषों का वर्गीकरण भी सेम है, प्रत्येक निधि के लेख पृथक पृथक वर्ग में रखे जाने चाहिए और प्रत्येक निधि के लिए अलग अलग चिट्ठे तैयार किए जाना है। इस प्रकार से हमारा सेशन दोस्तों, ये दोहरी लेखांकन में आपको बता ही चुका हूं, दो डबल एंट्री को हम या दोहरी लेखांकन पद्धति कहते हैं, और ये होनी ही चाहिए। इससे क्या होता है कि जो एक एंट्री, एक प्रविष्टि होती है, जो एक रिपोर्ट होती है वो आपके पास रह जाती है, और दूसरी जो है प्रविष्टि लेखा कार्यालय को जो है प्रेषित कर दी जाती है। क्लियर है। तो दोस्तों इसी के साथ में हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट। मुझे बताइएगा क्या समझ आया या नहीं आया, कहीं पर कोई डाउट बचा हो तो बेशक मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। हालांकि कोई कमेंट नहीं आते हैं मेरे पास में कि सर इस सेशन में ये डाउट रहा है, तो इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो आपको बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ा, सर के ऊपर से चला गया, और दूसरा कि आपको 100% समझ आ चुका है।
है ना। तो अब मैं क्या मान के चलूं, ये आप लोग बताइएगा कमेंट करके, ये 100% समझ आया है या फिर सर के ऊपर से गया है। मतलब सर के ऊपर से मतलब ये बोलने का प्रयास नहीं कर रहा हूं मैं कि आपको जो है आप कम विद्वान है, बल्कि मेरी ही क्वालिटी शायद इतनी ठीक नहीं रही होगी कि मैं आप लोगों को कन्विंस कर पाया, समझा पाया। तो यही बात आपको मुझे कमेंट में बतानी है कि क्या समझ आ रहा है सेशन। कहीं पर कोई डाउट आ रहा हो दोस्तों तो बेशक मुझसे आप पूछ सकते हैं। चलिए, अगले सेशन भी हमारा 4th यूनिट पर ही कंटिन्यू रहेगा। जस्ट अभी लेने वाले हैं, अभी आने वाले हैं दोस्तों वापस से। कोई समस्या नहीं आई तो आधे घंटे के अंदर अंदर आपको सेकंड लेक्चर का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, ठीक है ना। लाइव का ही सेशन का जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेखा परीक्षण पर हम नेक्स्ट सेशन पर बात करेंगे, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम एक और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे केक की, ठीक है। महालेखा परीक्षक पर भी हम बात करेंगे इसी सेशन के अंदर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन दोस्तों, तब तक धन्यवाद, थैंक यू। टेलीग्राम को जो नहीं किया हो तो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद दोस्तों।